हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, हम चला रहे थे हमारे नीट के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज को। आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे तो रेडॉक्स रिएक्शन एक छोटा टॉपिक है। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इससे क्वेश्चन भी जो अभी तक पूरे 30-35 सालों में पूछे गए हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड रहे हैं। तो आज हम लोग समझ लीजिए कि इंटायर ये जो पूरा सेशन चला है नीट के पेपर का, जिसको AIPMT भी बोलते थे, तो उसके सारे क्वेश्चन जो रेडॉक्स से पूछे गए हैं आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और ऐसा ही मिलता जुलता सवाल आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। पर देखो, रेडॉक्स है तो छोटा चैप्टर, पहले इसके क्वेश्चन कम पूछे जाते थे बच्चों, मतलब 2015 के पहले। पर 2015 के बाद से ट्रेंड में ऐसा ना शिफ्टिंग हुआ ना कि उसके बाद से इसके क्वेश्चन पता नहीं क्यों कंटिन्यू आ रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। और हो सकता है 2021 में 20 के क्वेश्चन पूछे जाएं और वो सवाल आपसे लगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं हमारा आज का सेशन का टॉपिक, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए 2020 में एक आपसे सवाल पूछा गया था कि ऐसा केमिकल रिएक्शन दिया गया था, हालांकि इसके ऑप्शन दिए गए थे बट जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही देख लेंगे। और आपसे क्या डिमांड किया गया था, तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब कि देखिए मैं बाइलैंग्वेज लूंगा सारी चीजों को, कि इस अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है। आप सबको पता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का होता है वो +4 से -4 तक एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है भैया, तो +4 -4 दोनों ही है, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो देखिएगा CH4 के लिए अगर मैं चेक किया तो मैं इतना समझूंगा, कार्बन को आप X मान लीजिए, प्लस हाइड्रोजन का होता है +1, ऐसे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 4, इक्वल टू क्या लेंगे 0, क्योंकि इस पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। अगर रहता तो उससे कंपेयर करवा देते। तो यहाँ पर x + 4 इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब यहाँ पर आ जाइए प्रोडक्ट में इस बार y मान लीजिए कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट को, और क्लोरीन का आता है -1, ऐसे कितने क्लोरीन है भैया 4 है, इक्वल टू फिर से 0, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या कोई भी चार्ज केटायन या एनायन तो दिया नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं दिया है तो आप उसको 0 से कंपेयर करवा देना। तो यहाँ पर आ गया y -4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, उधर जाके +4 हो गया। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि सवाल के अकॉर्डिंग कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो -4 से लेकर +4 तक जा रहा है इस सवाल के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन दिया होगा, आपको आराम से क्लिक करना था। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल, बाकी किसी को देखने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, ठीक है। तो होप सो ये सबको समझ में आ गया। आंसर क्या आया, -4 से लेकर +4 तक। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि CrO6 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण संख्या बताइए। चलिए सबसे पहले तो आप इतना समझिए कि जो क्रोमियम है आप सबको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, Ar4s1 3d5, याद आ रहा होगा। क्रोमियम और कॉपर ये एक्सेप्शन होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट में। यहाँ 4s2 ना होके क्या होता है 4s1 3d5, क्योंकि यह हाफ फील्ड बनाता है। और वही कॉपर क्या करता है 4s1 3d10 करके खुद को फुल फील्ड कर लेता है, जिससे कहीं ना कहीं इनका जो ऑर्बिटल का या जो स्टेबिलिटी है वो मिलियन टाइम्स बढ़ जाता है ना, मिलियन टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक। तो 4s1 3d5 है, इसका मतलब कि इसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन खाली है और d में 5 इलेक्ट्रॉन, खाली नहीं बोलना चाहिए, अनपेयर्ड है। मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब कि क्रोमियम की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी भी कितनी आई प्यारे बच्चों, 6 आ गई। तो जब क्रोमियम की 6 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी आ गई तो आप समझना इस बात को, क्रोमियम भैया यहाँ 6 बॉन्ड बना रहा है, तो मैं मान लीजिए इसके 6 बॉन्ड कुछ ऐसे लगा दे रहा हूँ, ठीक। क्रोमियम के पास 6 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो लाइक दिस हमने ऐसा ऐसा क्रोमियम का 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश की। अब हमको पता है ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास, ऑक्सीजन भी भैया इस बार 6 है,
तो हर जगह आप एक एक ऑक्सीजन लगाओ, तो चलो हर सिंगल बॉन्ड से समझ लो एक एक ऑक्सीजन लग जाएगा। पर ये बात तो सबको पता है कि ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाता है ना तो डबल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब कि ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, अभी ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये लोग आपस में क्या करेंगे, एक एक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। आपस में क्या करेंगे, एक एक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के दौरान आप लोग इतना समझ पाए कि क्रोमियम में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया, इस ऑक्सीजन को अगर मान लो ये मैं बॉन्ड ब्रेक करता अगर, तो यहाँ ऑक्सीजन पे -1 आता, क्रोमियम पे क्या आता, +1, फिर इस ऑक्सीजन का -1 +1 -1 +1 -1 +1, इसका भी -1 +1, इस ऑक्सीजन के कारण भी -1 और क्रोमियम में कंट्रीब्यूशन क्या आया, +1। जब मैं पूरा सॉल्व किया तब मैं समझ पाया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +6 आया, जो कि +8 से क्या है, कम है। तो हमारे लिए आंसर क्या आ गया, +6 आ गया। बात समझ में आई। और ये जो ग्रीन ग्रीन बॉन्ड बन रहा है ना दो ऑक्सीजन के बीच में, प्यारे बच्चों ये याद रखना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तब उसको हम नाम देते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। तो आपसे अगर पूछता कि CrO6 में, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि पर ऑक्साइड बॉन्ड कितने बने, तो 3 पर ऑक्साइड बॉन्ड बने, जिसको मैंने ग्रीन कलर से नोटिफाई किया है। समझ में आई बात है। एक चीज, इस सवाल को ना आप ऐसे नहीं बना सकते थे। इस सवाल को अगर आप चाहते CrO6 को, इसको आप x मान लेते, +6 टाइम्स ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 ले आ जाता इक्वल टू 0, तो x -12 इक्वल टू 0 आता, x की वैल्यू कितनी आ जाती, +12 आ जाती। हमको लगता कि हम तो सही बनाए हैं, ऑप्शन में भी दिया हुआ है 12, मार देते, कहानी गड़बड़ हो जाता ना। इतना आसान सवाल नेगेटिव नहीं करना, याद रखना कभी भी किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है नोबल गैस फैमिली का, जीनॉन का, वो +8 जाता है, वो भी बहुत रेयर। +8 से ज्यादा अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, मतलब आप समझ लेना आपने गलती की है, और वो ऑप्शन में आपसे गलती करवाएगा। दिया हुआ है, तुरंत मारेंगे, अरे हम तो सही लाए हैं, मारो जल्दी, हो गया नेगेटिव। इसीलिए कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपका +8 से ज्यादा है तो आप उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो, इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लो। ऐसे ही CrO5 का भी स्ट्रक्चर आता है ऐसे। चलो एक दो क्वेश्चन और मैं आप लोग को बता दूं जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सवाल जनरली पूछे जा सकते हैं। एक आएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, फिर एक आप लोग का रहेगा K2SCr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक आपका रहेगा पोटेशियम क्रोमेट, और एक आपका रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी में अलग अलग से पूरे एक इनके ऊपर टॉपिक रहता है ना, और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लाओगे +6 आता है, इससे भी लाओगे, सॉल्व करके भी ला सकते हो। देखो ना, इसका +2 आएगा, पोटेशियम का एक एक का +1 +2, और ऑक्सीजन का -2 × 4 -8, +2 -8 क्या बचा, -6 बचा, जो इक्वल के उस साइड जाएगा ना, तो इक्वल के उस साइड जाके इसका भी क्या हो गया, +6 हो गया। KMnO4 का देखो, इसका +1, इसका -8, टोटल आया -7, इक्वल के उस साइड जाके क्या हो गया, +7। CaOCl2 के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। CaOCl2 का ना स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा अलग बनता है। इसमें कैल्शियम ना ऐसे बॉन्ड बनाता है, OCl अलग बनता है, Cl अलग बनता है। तो यहां आपसे ना कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछेगा, क्लोरीन का पूछेगा। तो जब क्लोरीन का पूछेगा ना, इसी को ध्यान से देखो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं CaOCl, और यहां पर क्या है, Cl। तो जब बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, मान लो ये बॉन्ड डिसोसिएट कर रहा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पे आया -1, तो क्लोरीन पे क्या आया, +1। और जब ये बॉन्ड डिसोसिएट कर रहा है तो कैल्शियम पे जाएगा +1 और क्लोरीन पे जाएगा -1। मतलब यहां पर कैल्शियम CaOCl2 में याद रखना कि जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है और +1 भी होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे भी सवाल बन सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ध्यान में रखना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब चलिए हम नेक्स्ट आगे मूव कर जाते हैं।
ये दमदार क्वेश्चन और ऐसे सवाल ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। यहाँ पर चलिए देख लीजिए आपसे क्या दिया हुआ है। आपको डिफरेंट मेटल्स दिए हुए हैं और उनका आप लोग को क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। कौन कौन से हैं भाई, ध्यान देना। Al+3 से हम कहाँ जा रहे हैं, एल्यूमिनियम जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, Ag+ से हम कहाँ जा रहे हैं, सिल्वर बना रहे हैं। सिमिलरली K+ से हम क्या बना रहे हैं, पोटेशियम बना रहे हैं। Cr+3 से हम क्या बना रहे हैं, क्रोमियम बना रहे हैं। और इन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है कितनी, इसकी दी हुई है -1.66 वोल्ट, इसकी दी हुई है 0.80 वोल्ट, इसका दिया है -2.93 वोल्ट एंड द लास्ट वन इज -0.74 वोल्ट। हमसे सवाल में क्या डिमांड किया गया है, हमसे सवाल में डिमांड किया गया है बच्चों रिड्यूसिंग पावर, अपचयन क्षमता का ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम बताना है। तो उसके लिए आप एक हिंट याद रखना कि जो रिड्यूसिंग पावर आता है ना, जो रिड्यूसिंग पावर आता है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के। ऐसे ही जो ऑक्सीडाइजिंग पावर आता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। मतलब कि अपचयन क्षमता अपचयन विभव के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां सवाल से आप समझना कि भैया ये सारा का सारा प्रोसेस कैसा है, रिडक्शन। देखो ना, जब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट में कमी आए तब वो अभिक्रिया रिडक्शन है, और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा तब वो अभिक्रिया ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, हिंदी में इसको अपचयन बोलेंगे। तो +3 से Al गया रिडक्शन, मतलब ये जो पोटेंशियल दिया है ये सारा का सारा पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन विभव का मान दिया हुआ है, सबका अपना अपना दिया हुआ है। इस थ्योरी को अगर मैं लगा रहा हूं तो मैं समझ पा रहा हूं कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम है उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा। तो आप ना मैथमेटिकली डाटा कोरिलेट करा दीजिए। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिख रहा है, तो साफ दिखा पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, इसलिए इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। मैं रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बना रहा हूं, किसका ऑर्डर बना रहा हूं, रिड्यूसिंग पावर का। समझना बच्चों, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बन रहा है। उसके बाद किसकी बारी आएगी, तो उसके बाद बारी आएगी एल्यूमिनियम की, फिर बारी आएगी क्रोमियम की, और इसका पॉजिटिव है, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, अपचयन विभव है, इसलिए इसकी अपचयन क्षमता सबसे कम रहेगी, सिल्वर। क्या ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन है, पोटेशियम पहले आया हो, मतलब ये तो पहले ही कैंसिल हो गए, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सिल्वर, बिल्कुल है ऐसा ऑप्शन। आप समझ पा रहे हैं चीजों को। इसी में मेरे प्यारे बच्चों ऐसा भी सवाल पूछ देता कि निम्न में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है या अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप एक बात समझना, जिसका रिडक्शन पावर जितना ज्यादा आया, रिड्यूसिंग पावर जितना ज्यादा आया, अपचयन क्षमता जितनी ज्यादा आई, ऑब्वियस सी बात है वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर आपसे पूछता कि इन चारों में ऐसा ऑप्शन दे देता, पूछता कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन आएगा, तो आप सीधे सीधे समझ गए इन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमसे पूछा जाता, ठीक, तो अपचायक की बात होती तो वो कौन आता, वो पोटेशियम आता। क्यों, क्योंकि इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता तो कौन आता, फिर बारी सिल्वर की आती। तो ऐसा ही डाटा देके रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ देगा तो भी घबराना मत, आप रिड्यूसिंग पावर लाना, उससे रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाएगा, उसी का उल्टा कर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाएगा। तो होप सो ये पूरी बातें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक बात मैं आपको एक कहानी बताऊं, 2019 का नीट का पेपर नहीं हुआ था, रेडॉक्स में कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन और कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जनरली इस पे सवाल नहीं बना है, और मेडिकल में जनरली इसको पढ़ाया भी नहीं जाता। जनरली बोल रहा हूँ, कई जगह तो पढ़ाया भी जाता होगा, पर पता नहीं क्या हुआ था जब मैं रेडॉक्स पढ़ा रहा था ना, 2019 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैं ऐसे क्लास में बोला कि हो सकता है ना इस साल देखना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पे सवाल आएगा, और किस्मत देखो
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पे सवाल आया, बच्चों ने उसका जब फोटो खींच के मुझे भेजा भी कि सर आप बोले थे, देखो ये सवाल भी बन गया। ठीक है, तो होता है कई बार। देखो आप लोग क्या रहता है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम का यही तो ट्रेंड है। सब्जेक्टिव एग्जाम में आप क्या सोचते हो वो डिलीवर करके आते हो, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना एग्जामिनर क्या सोचता है ना, उसको सोचना पड़ता है, अपने दिमाग में लाना पड़ता है। और हमारे साथ क्या है कि हम तो दिन रात इसी में हैं, इसी का प्रिपरेशन करा रहे हैं सालों से। तो एग्जामिनर क्या सोच सकता है ना, ये चीज ना थोड़ा बहुत हम लोग को ना पहले से आभास हो जाती है। ठीक है, इतने साल का एक्सपीरियंस का यही तो फायदा है। तो इसीलिए मैं पहले से बोला था 2019 में, और डिस्प्रपोर्शनेशन के क्वेश्चन आएंगे इस साल, और आया भी उस साल। चलिए बच्चों, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, समझना इस बात को। इसमें एक ही सब्सटेंस का एक तो डिसोसिएशन हो, ठीक, और उसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और उसका रिडक्शन भी होना चाहिए। मतलब उसकी चार्ज की वैल्यू बढ़नी भी चाहिए और घटनी भी चाहिए। तो ध्यान से देखो, Cu प्लस से आप बना रहे Cu+2, मतलब चार्ज बढ़ा तो Cu का ऑक्सीडेशन हुआ। सिमिलरली Cu प्लस से आप बना रहे Cu, किसी भी नेचुरल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, वो याद रखिए वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ +1 से +2 भी हुआ, +1 से +0 भी हुआ, मतलब क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? तो बिल्कुल डेफिनेटली ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है सेम एलिमेंट का। क्लियर? ऐसे ही देखो MnO4 - 2 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब लाओगे तो इस पे आ जाएगा आपका +6। क्या आएगा? +6। यहां ध्यान से देखो तो इस पे आ रहा है +7 और यहां पर आ रहा है +4। तो आप +6 से +7 गए ऑक्सीडेशन, +6 से +4 गए रिडक्शन। मतलब Mn का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, Mn का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है। इसका मतलब ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। आगे देखो तो यहां पर ध्यान से देखना, तो यहां पर Mn का तो आ गया भैया +7, पर यहां अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो यहाँ Mn का कितना आया, +6 आया, और यहाँ कितना आया, +4 आया। मतलब ये दोनों ही वैल्यू 7 से छोटी है। तो Mn का खाली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। +7 से +6 जाना भी रिडक्शन, +7 से +4 जाना भी रिडक्शन, अपचयन। मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? तो प्यारे बच्चों, यहां तो ये लोग जुड़ के 3 जुड़ के 2 बना रहे हैं, मतलब ये कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्या है ये? कॉम्प्रपोर्शनेशन। हमसे पूछा डिस्प्रपोर्शनेशन क्या है, तो इसको चेक करने जाने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही निकला? ऑप्शन सही निकला A एंड B ओनली। सवाल दिखता टफ था, बट सवाल निकला बड़ा आसान। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में यही फर्क है कि डिस्प्रपोर्शनेशन में एक तो डिसोसिएशन होगा, साथ ही साथ उसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होने वाला है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल, ऐसा सवाल ना आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा ना, बार बार। कैसे बनाना है उसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। करना क्या रहेगा आपको, तो देखो MnO4 माइनस और आपको C2O4 - 2, ये ऑक्सिलेट आयन है। याद रखना जनरली MnO4 माइनस से ना निकलता है Mn+2 एसिडिक स्टेट में, और सी ऑक्सिलेट आयन से बनता है आपका CO2। एक काम करता हूं, मैं इसको ना नीचे लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनेगा हमारे लिए। ठीक, ध्यान से, हमें मतलब इससे है, तो मैं यहां लिख रहा हूं। देखना, जो ट्रिक हम यूज करेंगे ना, यही ट्रिक आप लोग एग्जाम में बनाएंगे ना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को सही बस नहीं बना के आना है भैया, टाइम का भी कंट्रोल रखना है ना, समय भी बहुत बड़ा रोल प्लेयर है वहां पे। MnO4 माइनस से हमेशा Mn+2 बनता है, और ऑक्सिलेट आयन से आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ये पॉइंट याद रखना है, एसिडिक मीडियम में यही बनता ही है, और जनरली सवाल आपका एसिडिक मीडियम का दिया भी रहता है। आपको क्या करना है बच्चों, तो आप ध्यान से समझेंगे। आप जब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट लाएंगे ना, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जब निकाला जाएगा, तो ये हो गया -8 = -1, तो यहाँ पर सॉल्व करने से आया +7, और ये हो रहा है +2, तो +7 से +2 जा रहा हूं, मतलब मैं समझ रहा हूं ये प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन है। और गैप कितने का आया, तो 5 का आया। अब ऑक्सिलेट आयन में चले जाओ, तो ऑक्सिलेट आयन में तो आप समझ गए 2x + 4 × -2 = क्या आ रहा है, -2।
तो 2x इक्वल टू -2 + 8 मतलब +6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, x की वैल्यू आ रही है +3। मतलब समझना, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +6 आएगा। पर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। पहले तो यहाँ 2 कार्बन है, तो बच्चों यहाँ भी आप 2 कार्बन पहले लगा दो। 2 कार्बन तो हमने पहले लगा दिया। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया, पर हमें लेना ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों लोग समझते हैं कि सेम है, किताबों में भी कभी क्लियर नहीं किया जाता है। याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब टोटल चार्ज। एक कार्बन पे कितना चार्ज आया, +3। 2 कार्बन पे क्या चार्ज आएगा बच्चों, +6 आएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +6 आया, मगर पर एटम पे बात करता तो 2 कार्बन के बीच में +6, एक कार्बन का पर एटम लिया जाता तो कितना आता, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, यहां चलो देखो, यहां का कितना आता है, +4 आता है, 2 कार्बन है इसलिए कितना आया, +8 आया। ठीक, तो आप यहां से साफ समझ पाए, +6 से आप +8 जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का, और गैप आ रहा है 2 का। अब करना क्या रहता है बच्चों, तो इस पूरे सिस्टम में अब आप लोगों को जो रिडक्शन का गैप आया है वो ऑक्सीडेशन वालों से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब यहां 5 और यहां भी क्या लगा दिया, 5। और जो ऑक्सीडेशन का गैप आया है वो रिडक्शन वालों से मल्टीप्लाई करा दो, कहानी खत्म। ठीक है, तो आप यहां समझ गए कि MnO4- के 2 मोल रहेंगे, मतलब ये ऑप्शन कैंसल MnO4- के लिए, और ये ऑप्शन भी कैंसल। ये 2 कैंसल हो चुके हैं, 2 चल रहा है। इनफैक्ट आगे भी हो गया, ऑक्सिलेट आयन के कितने मोल्स मिल रहे हैं, 5 मोल्स। तो ये तो ऑक्सिलेट आयन के कितने हैं, 5 मोल। तो ऑप्शन तो ये हमारा सही मिल गया हम लोग को। पर फिर भी आगे सवाल और कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान देना, आप ना ऑक्सीजन काउंट करना। तो बच्चे जब आप ऑक्सीजन काउंट करोगे तो यहां देखो, ये 4 ऑक्सीजन और ये कितना है, 20 ऑक्सीजन, टोटल हो गया 24 ऑक्सीजन। यहां कितना ऑक्सीजन यूज हो चुका है, तो भैया आप बोलेंगे सर ये 10 है, 10 टू 20 यूज हो चुका है। 20 ऑक्सीजन अगर यूज हो चुका है बच्चों, तो आप यहाँ पे 4H2O यूज कर लेंगे। एक मिनट, ये 8 ऑक्सीजन थे ना, कितने ऑक्सीजन थे, 8 ऑक्सीजन थे। देखो ना, यहां पर ये 8 और ये 28 ऑक्सीजन। यहां मैंने 10 इंटू 20 ऑक्सीजन तो ले लिया, 8 ऑक्सीजन बच गए। जितने ऑक्सीजन बचते हैं ना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उतना H2O जोड़ देना। और राइट साइड में जितना H2O जोड़े हो, H2O जोड़ने के कारण हाइड्रोजन आया ना, कितने हाइड्रोजन, 16। तो जितने H2O जोड़े रहोगे उसका डबल करके H+ दूसरे साइड में जोड़ देना। तो देखो H+ भी देखो अपने आप 16 आया, ऑक्सिलेट आयन 5 आया, और MnO4- 2 आया। तो इस तरीके से आप लोग एक लाइन में सवाल को सॉल्व करना। क्या करना, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लाना, ऑक्सीडेशन का गैप रिडक्शन से मल्टीप्लाई कराना, रिडक्शन का गैप ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई कराना। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर लेना इस बार, स्टेट मत लेना। और बाकी ऑक्सीजन जितना रहेगा लेफ्ट साइड उतना, सॉरी उसके दूसरे साइड उतना वाटर जोड़ना, वाटर जितना जोड़ना उसका डबल करके H+ उसके अपोजिट साइड में जोड़ देना। हर बार सवाल सॉल्व। ठीक है, ये है बेस्ट ट्रिक, इसी को आप लोग एग्जाम में यूज भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बोरा कंसीडर द एक्सचेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू द टू डिफरेंट EMF वैल्यू एज शोन इन द डायग्राम बिलो, ऐसा ऐसा करके बोल रहा है। देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बोल रहा है इसमें से कौन सा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को ओबे कर रहा है। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए आपको पता है कि उसका ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अपचयन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, एज वेल एज रिडक्शन भी होना चाहिए। तो चलिए ध्यान देंगे, यहां पर BrO4- को जब मैं सॉल्व करूंगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +7। इसका करूंगा तो +5, इसका करूंगा तो +1। Br2 का कितना आएगा, 0, क्योंकि किसी भी नेचुरल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिया जाता है। और Br- का क्या आया, -1 आया, कितना आया, -1। मेरे प्यारे बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करना है, मतलब कि एटम्स का ऑक्सीडेशन भी करना है और रिडक्शन भी करना है। तो हमारा पूरा फोकस ना अब इन तीनों पर जाएगा, क्योंकि इसका तो कुछ हो नहीं रहा ना पीछे,
और इसका केवल +7 से आप +5 जा रहे हो, केवल रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा है। पर हाँ, BrO3 का देखोगे तो आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, और अगर पीछे आऊंगा तो +5 से +7 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है, सेम ये भी कर सकता है। इधर देखो तो इधर आप लोग का क्या हो गया, +5 ऑक्सीडेशन, आगे बढ़ूंगा तो रिडक्शन। इसका भी देखो, आगे बढ़ा तो रिडक्शन, पीछे जाऊंगा तो ऑक्सीडेशन। मतलब हम यहाँ पर क्या करने वाले रहेंगे, हमको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है अलग अलग, हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक को सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान से समझना बात को। पहली बात तो कि ये अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो तब होगा जब इसका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए। और डेल्टा जी नॉट कुछ नहीं होता है, डेल्टा जी नॉट कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये स्पॉन्टेनिटी का आइडेंटिटी है ना। अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, इसका मतलब आप समझ गए ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः प्रक्रम है, मतलब खुद ब खुद होगा। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है -NF इंटू ई नॉट सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। मतलब कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही मुझे चाहिए होगा तो उस केस में ई नॉट सेल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम एक एक के लिए सॉल्व करेंगे। अगर मैं BrO3 माइनस को लिया, ध्यान से समझना, ठीक। अगर मैं इसका एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेने गया, सिमिलरली कौन है, HBrO है, और किस पे बात करूंगा मैं, Br2 पे बात करूंगा। करना क्या है तो ध्यान से देखते जाना। BrO3 माइनस पे आप खड़े हो, ठीक। अगर मैं आगे बढ़ा तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, और ये पोटेंशियल भी कैसा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये 1.5 माइनस लगाना, क्योंकि आप अब पीछे आ रहे हो, +5 से +7 हो रहे हो। एक्चुअल में तो ऐड करना रहता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों जुड़ते हैं तभी तो आप लोग का कंप्लीट रिडॉक्स बनता है। पर यहां पर समझना कि +5 से +7 जा रहा हूं तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। हमेशा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहता है ना डाटा में, वो रिडक्शन पोटेंशियल देता है, वो हमेशा क्या देता है, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा आपस में इक्वल आती है, बस उनके सिंबल अलग होते हैं। तो +5 से +7 आना एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की थी प्लस में, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते समय मैं क्या ले लिया, माइनस में। जब मैं इसको सॉल्व किया तो -0.32 आया। मतलब क्या ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका ई नॉट सेल कैसा आ गया है, नेगेटिव आ गया है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। अब आ जाता हूं HBrO के लिए। HBrO के लिए देखो, जब ये रिडक्शन हुआ था तब कितना आया था, 1.595 माइनस। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था तब क्या आया था, 1.5 वोल्ट उसका रिडक्शन पोटेंशियल। हमको लेना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसलिए सामने माइनस लगा दिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया बच्चों तो ये आया 0.95 वोल्ट, 0.095 वोल्ट, जो कि पॉजिटिव है, जो कैसा है, पॉजिटिव। मतलब कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर रहा है। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर रहा है, इसको पूरा नोट कर लेना कॉन्सेप्ट को, तो आप साफ साफ समझ गए कि HBrO ही वही है जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। ठीक है, इसी का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। बड़ा सिंपल है, आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे चाहते तो Br2 का भी ला लेते, सॉल्व करके देखो ना, बाद वाले में से पहले वाले को देखो, माइनस करके नेगेटिव आए, मतलब कोई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में मेरे प्यारे बच्चों से पूछा गया है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है नाइट्रोजन के ऊपर। तो भैया HNO3 की अगर मैं बात करूंगा, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं ना, H का +1, ऑक्सीजन का -6, एक एक का -2 -6, टोटल किया तो भैया ये कितना आ गया, -5, उधर जाके क्या हो गया, इक्वल सिंबल के +5। NO की वैल्यू अगर मैं लिया तो NO का आप सीधे सीधे समझते हैं, ऑक्सीजन का -2, उधर जाके क्या हो गया, +2। फिर है हमारे पास कौन, N2, नेचुरल गैस है 0। और आप हमारे पास कौन है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेना, अमोनियम क्लोराइड एक स्पेशल टाइप का केमिकल कंपाउंड है जिसमें हर टाइप का बॉन्ड मिलता है, चाहे कोवलेंट हो, आयनिक हो, कोऑर्डिनेशन हो, सारे टाइप के बॉन्ड अमोनियम क्लोराइड देख सकता है। ठीक है,
इसका सॉल्व करने से आएगा -3। आपसे पूछा गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही तो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है क्या, मतलब ऑप्शन ए ही क्या है हमारा सही है। ऑक्सीकरण अवस्था के घटते हुए क्रम में अरेंज करना था, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ले आना था, वहीं से कहानी बन जाती। आसान तो था। चलिए बच्चों हटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन था भाई, वो 17 में क्वेश्चन नहीं पूछा है। 18, 19, 20 लगातार क्वेश्चन रेडॉक्स पे आए थे, बट 17 में नहीं आए। ठीक है, तो बोल रहा है हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। बोल रहा है कि सभी क्रिया में ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं की जा रही है। तो भैया ऑक्सीडेशन होने के लिए हमको इतना तो पता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना चाहिए। चलो देखते हैं, कॉपर का Cu से Cu+2 बन गया, ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ा ना, ऑक्सीडेशन करा रहा है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बाकी लोगों के लिए। यहां देखो फिर से सल्फर का अगर मैं देखा तो सल्फर का यहाँ 0 है, 0 से +4 हुआ तो ये भी ऑक्सीडेशन तो करा ही रहा है। फिर अगर मैं ध्यान से देखा कार्बन के लिए तो यहाँ कार्बन 0 से अगेन +4 हो रहा है तो ये भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो करा ही रहा है। अब मैं कैल्शियम का देखा तो यहाँ कैल्शियम का कितना आया भैया +2 आया इसके लिए, और यहाँ भी कैल्शियम का देखा तो क्या आया +2 आया, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ना तो ये ऑक्सीडेशन करा रहा है और ना ही ये रिडक्शन करा रहा है, ना अपचयन हो रहा है ना ही ऑक्सीकरण हो रहा है। आपसे यही तो पूछा गया था, डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, तो कौन ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, तो भैया लास्ट वाला ऑप्शन। नीट सेकंड फेज से पूछा गया क्वेश्चन था, पहले में पेपर लीक हुआ होगा तो दूसरा पेपर हुआ होगा। कितना आसान सवाल, घबराने बस के लिए आपको बड़ा सा दे देता है। आपको हर एटम का जो सेंटर एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है, सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेडॉक्स के सवाल आएंगे तो भैया रेडॉक्स छोटा टॉपिक है यार, मतलब 3 या 4 ही वेराइटी इसमें बहुत ज्यादा बने तो बने ऐसा रहता है। तो ऐसे सवालों का गलती होना गलत है। ये तो सेम क्वेश्चन है, आगे आ जाते हैं, रिपीट करिए था क्वेश्चन। आपसे अब डिमांड कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड चेंजेस Cr2O7-2 मतलब डाइक्रोमेट आयन को ना CrO5 में कन्वर्ट करता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट में ये पूरी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ते हैं और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये काम करता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों ही एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ये खास बात भी है। ओके, आपसे बोल रहा है हैज टू पेरोक्साइड बॉन्ड, ये ओ बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ Cr इन CrO5। और ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये IIT में 2 बार पूछा जा चुका है और इसीलिए 2014 के नीट में भी पूछ दिया। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं ना, और ये अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। तो चलिए CrO5 बनाना है, एक काम करता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लोग लाते हैं वैसा ले आते हैं। इसका x मान लिया 5 टाइम ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू क्या 0। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू यहां से सॉल्व करने से आ गई +10। हमने तो बिल्कुल सही बनाया पर आंसर बिल्कुल गलत आया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +8 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है और हम क्या कर रहे हैं बेवकूफी, +10 ला रहे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जब भी सवाल में दिक्कत हो +8 से ज्यादा हो तो मैंने आपको सिखाया था आप क्या करेंगे, आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। और स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, तो क्रोमियम आप सबको पता है 6 बॉन्ड बनाता है, तो क्रोमियम के 6 बॉन्ड आप ऐसे ओपन कर लिए। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास ऑक्सीजन है भैया 5 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ चले गया, एक यहाँ चले गया, एक यहाँ चले गया, एक यहाँ चले गया और एक यहाँ चले गया। क्लियर, 5 ऑक्सीजन यूज हो गए। हर एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है, तो सबको पता है हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ये तो खुश है बेचारा, इसके 2 बॉन्ड हो गए। ये लोग सिंगल सिंगल से लटके हुए हैं, मतलब ये लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये लोग क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना है। तो ध्यान से देखेंगे, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ क्या आएगा -1, तो यहाँ आया +1। सिमिलरली -1 +1 -1 +1 -1 +1, और ये हो गया -2, डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ क्या छोड़ा +2। सबको काउंट करोगे +1 3 4 5 6,
कितना आया क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आया, जो कि 8 के अंदर में है कि नहीं है, बिल्कुल है, और हमारे पास ऑप्शन भी है 6। याद रखना, आईआईटी में 2 बार पूछा जा चुका है, नीट में भी रिपीट कर चुका है। ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ये जो रेड वाले 2 बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में है, इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, पर ऑक्साइड बॉन्ड। क्या नाम देंगे, पर ऑक्साइड बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड के लिंक को हम लोग नाम देते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। तो पूछ देगा CrO5 में हाउ मेनी पर ऑक्साइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, 2 पर ऑक्साइड बॉन्ड। एज वेल एज इस स्ट्रक्चर का नाम याद रखना, इसका नाम ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। क्या बोलते हैं, ब्लू बटरफ्लाई, क्योंकि ये देखो ये तितली जैसा दिख भी रहा है ना, ये तितली, ये पंख हो गई तितली की, और ये सामने उसका मुंडी तितली जैसा दिख रहा है, इसलिए ब्लू कलर का बनाया भी था। इसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। इंपॉर्टेंट सवाल था ये, 14 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे बोल रहा है, व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आपको क्या करना है, क्लोरीन का रिएक्शन कराना है हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो इससे बनता क्या है, तो याद रखिए कि भैया यहाँ तो 5 टाइम्स तो पहले आप NaCl निकाल देंगे, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, फिर NaClO3 निकलेगा, सोडियम क्लोरेट टाइप, और लास्ट में क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा 3 मोल्स, क्योंकि 6 हाइड्रोजन थे ना, तो 3H2 बाहर। ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हुआ। आपसे पूछा रहा है कि जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कहां से कहां तक चेंज होगा, तो भैया यहाँ कितना है, 0। यहां पर आप लोग समझ पा रहे हो कि इसमें जब मैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ला रहा हूं तो इसके लिए क्या आएगा, -1, और इसके लिए जब सॉल्व करोगे तो इसका +1 और इसका -6, सॉल्व करने पे -5 आया, जो उधर जाके क्या हो गया, +5। तो आप समझ पाए कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक चेंज हुआ, तो एक तो 0 से लेकर -1 हुआ, और दूसरा 0 से लेके +5 हुआ। है क्या कोई ऑप्शन, बिल्कुल है ऑप्शन, कहानी खत्म, 0 से -1, 0 से +1। ठीक, तो ये किस हो गया, कैसा रिएक्शन है ये, कॉम प्रोपोर्शन है, डिस्प्रोपोर्शन मत बोल देना। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। A mixture of potassium chlorate, oxalic acid and sulfuric acid is heated। चलो ठीक है, ऐसा घबराने जैसा क्वेश्चन नहीं है ये। ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगोज मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देंगे। क्या कहना है कि पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3, इसका रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड मतलब ना C2H2O4, ऐसा दिखता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, ये कोई बच्चा अच्छे से इसको ओपन करे तो ये ऐसा दिखेगा। ओके, और इसका रिएक्शन आगे किसी के साथ करा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ। ध्यान देना, जो क्लोरेट आयन है इससे पूरा केमिस्ट्री जब सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे पोटेशियम, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, प्लस KCl अलग निकलेगा, और ऑक्सलेट आयन से हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, प्लस वाटर बाहर निकलेगा। बैलेंसिंग का हम कोई रोल नहीं देख रहे हैं, हमको जिससे मतलब है हम उस पर काम करेंगे, हमको मतलब तो ऑक्सीडेशन स्टेट मात्र से है। एक काम देख रहे हो ऑक्सैलिक एसिड का, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट लाओगे ना, ये सिंगल बॉन्ड के कारण -1 यहाँ क्या आया, +1, और ये डबल बॉन्ड के कारण -2, ये क्या हो गया, +2। इस बॉन्ड के कारण कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, क्योंकि सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड रहे तो कंट्रीब्यूशन लिया जाता है 0-0। मतलब आप समझ पाए कि इस कार्बन पे जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, या इस कार्बन पे दोनों पे ही, तो वो आ रहा है +3 का। क्या आ रहा है, +3 का। तो यहाँ आप लोग समझिएगा बच्चों, यहाँ कार्बन +3 से कहाँ पलट रहा है, +4 में। कार्बन का ऑक्सीडेशन प्लस स्टेट से +3 से +4 गया। क्लोरीन का चेक करता हूं, क्लोरीन का यहाँ जब मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा, +5 आएगा, और यहाँ क्लोरीन का अगर मैं देखूंगा कितना आएगा, -1 आएगा। सल्फर का अगर चेक करूंगा तो यहाँ +6 आ रहा है, यहाँ भी +6 ही आ रहा है। आपसे पूछा गया था कि किसके, कौन से एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा चेंज आएगा, तो भैया क्लोरीन का +5 से लेकर -1 तक 6 का चेंज। अगर मैं कार्बन का देखता हूं तो कार्बन का +3 से लेकर +4 तक केवल 1 का चेंज, और अगर मैं सल्फर का चेक कर रहा हूं
तो सल्फर का आप लोग को दिख रहा है +6 से +6 तक 0 का चेंज। तो सबसे ज्यादा चेंज किसके अंदर आया है, तो वो है हमारा क्लोरीन। ठीक है, मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा घुमा के सवाल दे दिया गया था। याद रखने वाली बात यही थी कि ऑक्जेलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बाकी सबको जोड़ते जाए और आराम से आंसर ले आते। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक आपके सामने दिया हुआ है, ऐसा सवाल नीट बहुत पूछता है ना, 2009 में पूछ भी दिया है। फॉस्फेट आयन का बोल रहा है, सल्फेट आयन का बोल रहा है, और क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन में बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट लाओ। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, PO4-3 है, इसका मैं x मान लिया, x प्लस 4 टाइम्स -2 इक्वल टू क्या, -3। ठीक, तो यहां से x -8 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू ये -3 + 8 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, +5 आ गई। कहानी खत्म, फॉस्फेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +5। मतलब ये दो ऑप्शन पहले बाहर। सल्फेट में आ जा रहा हूं, हालांकि इसका स्ट्रक्चर ट्रेस करके भी आप लोग बना सकते हो, बट ऐसे ही बना सकते हो। मान लो इस बार y मान लिया, 4 टाइम्स -2 इक्वल टू व्हाट, अगेन -2, ऑक्सीजन का -2 लेते हैं, y -8 इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू हो गया -2 + 8। सॉल्व करने से y की वैल्यू इस बार क्या आ गई, +6 आ गई। मतलब ये भी खत्म हो गया राइट आंसर। बट आगे भी अगर देखना है, Cr2O7- का O7 -2, तो इसका आप लोग मान लीजिए 2Z, एक का Z, दो है तो 2Z, +7 टाइम्स -2 इक्वल टू व्हाट, -2, तो 2Z -14 इक्वल टू व्हाट, -2, तो 2Z इक्वल टू हो गया -2 + 14 मतलब +12। क्या आया, +12। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, +6 आ गई। आपसे क्या पूछा गया था, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था, तो रिस्पेक्टिवली +5 +6 +6, ऐसा ऑप्शन क्या था, डी था। तो ये तो नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आता है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है, और ये दमदार सवाल है। ये सवाल दमदार है क्योंकि अभी अभी हमने इसके बारे में देखा भी। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स MnO4- रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट। बेटा कंफ्यूज मत हो ना इसमें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ध्यान देना है, MnO4- है, आपको आयनिक आयनिक कंपाउंड बस ले लेना है, और यहां से फेरस ऑक्सलेट है, मैं फेरस ऑक्सलेट से बाहर कौन निकलेगा, ऑक्सलेट आयन, ये है मेरा ऑक्सलेट आयन। तो आप ध्यान से समझना कि आप ना सीधे सीधे क्या करो, Mn+2 बनाओ, और ऑक्सलेट आयन क्या बनाता है, तो CO2 बनाता है। ये बात सबको क्लियर है। मैं बार बार बोलता हूँ ना, नीट खुद के क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है, बस उसमें डाटा चेंज करके कुछ नया पूछता है। सेम यही डाटा अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग रिपीट किए थे ना, सॉल्व किए थे ना। सॉल्व करने से पता चला था कि सर इसका +7 से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है, गैप कितने का आ रहा है सर, 5 का आ रहा है। और इसका कहाँ से कहाँ जा रहा है सर, इसका आप देख पा रहे थे कि इसका +6 से ले, पहले तो यहाँ पे 2 डाल दो, पहले तो यहाँ 2 डल गया। इसका कहां से कहां जा रहा था, +6 से लेकर +8 जा रहा था। ओके, जब +6 से +8 जा रहा था तो गैप कितने का आ रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का। फिर हमने क्या किया था, हमने रिडक्शन के गैप को ऑक्सीडेशन वालों से मल्टीप्लाई कराया था, और ऑक्सीडेशन के गैप को रिडक्शन वालों से मल्टीप्लाई कराया था। याद आ रही है बातें। और उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया था, तो यहाँ आपने 8H2O लगाया था, और जैसे ही आपने यहाँ 8H2O लगाया था, अरे ये H2O है, तुरंत आपने यहाँ पे 16H+ लगाया था, बैलेंस केमिकल रिएक्शन किया था, पहले ही पढ़ चुके हैं अभी अभी। यहां से देखने से एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि भैया 2 मोल MnO4- मिलकर 5 मोल ऑक्सिलेट आयन को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब मैं सीधी सी बात समझ पाया, 5 मोल C2O4- 2 होगा 2 मोल MnO4-। MnO4- का मोल पूछ दिया ना इस बार, बैलेंस किया केमिकल रिएक्शन, अब मोल पूछा है तो आंसर तो अब आराम से आएगा। आपसे क्या पूछा गया, 1 मोल फेरस ऑक्सलेट, 1 मोल मतलब 1 मोल फेरस ऑक्सलेट से ऑक्सलेट आयन भी कितना मिलेगा, वो भी 1 मोल ही मिलेगा। तो 1 मोल कितना हो गया, दिस इज 2/5 मोल क्या, MnO4-। और 2/5 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है
0.4 हो गया आंसर। ऑप्शन दिया हुआ है, कहानी खत्म। तो ऐसे सवाल रहेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे करवाने की कोशिश करेगा, पर रहेगा बड़ा आसान। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं और भी सवाल हैं क्या हमारे पास। बिल्कुल, हमारे पिटारे में एक नया सवाल आ चुका है और ये रहा सवाल आपके सामने। क्या पूछा है, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। मतलब निम्न अभिक्रिया में ब्रोमीन के आपको व्यवहार के बारे में बताना है। तो चलो ब्रोमीन के व्यवहार को थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो भैया ये जो ब्रोमीन जी हैं, यहाँ बी आर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। इसमें जब सॉल्व करूंगा +1 -2 आया, -1 उधर जाके ये होगा, और एच बी आर में बी आर पे क्या आता है, -1। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 मतलब बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी ब्रोमीन का 0 से लेकर -1 हो रहा है, मतलब घट रहा है, मतलब रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। तो यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। 2004 में पूछा गया सवाल था, आसानी से डील किया जा सकता था। ठीक है, चलिए एक एक लाइन में बनता है ना रिडॉक्स का क्वेश्चन, सोचना ही नहीं है उससे ज्यादा। आगे आपसे बोल दिया गया है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनायंस। इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट लाने बोला गया बच्चों, आराम से नहीं ला लोगे। मैं तो ऐसे सीधे सीधे देख लेता हूँ ना, सीधे देखो। अब आप इसको एक्स वक्स मान के सॉल्व करते रहना, हमको सीधा दिखता है 6 2, तो ये आया +4। इसका कितना आ गया, SO3 -2 का सॉल्व करने से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया भैया, +4 आया। सिमिलरली H2O4 है, H2O4 -2 है, तो मैं क्या देखता हूँ, -8 उधर जाके +8 डिवाइडेड पे, तो ये +3 आया। फिर है हमारे पास H2O6 -2, मतलब ये 12 उधर जाके हो गया 10, तो ये आया 5। आपसे पूछा गया था कि आपको फॉलो द ऑर्डर बताना था, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो एक बात तो आप लोग समझ पाए कि H2O6 -2 सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, +5। उसके पीछे कौन है, SO3 -2। ठीक, और उसके पीछे कौन है, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी का आया है तो वो आया है H2O4 -2 का। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हमारे पास ऑप्शन यही तो है, हो गया। ठीक, तो ये पूछा हुआ सवाल आराम से डील किया जा सकता था। रेडॉक्स के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछ दिया गया है, क्या पूछा गया है, Fe3O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, Fe3O4 है, Fe3O4 आपको किसका बताना है, आयरन का। जिसका बताना है उसको x मान लीजिए, और कितने आयरन है, 3 + 4 टाइम्स -2 इक्वल टू व्हाट, 0। तो 3x इक्वल टू ये -8 उधर जाके क्या हो गया, +8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई +8/3। क्या कोई ऑप्शन है, हो गया, कहानी खत्म। तो ऐसा ऐसा बबुआ बबुआ सवाल पूछेगा, ठीक है। और रिडॉक्स में कुछ टफ क्वेश्चन नीट पूछ भी नहीं सकता, यही है स्टैंडर्ड पैटर्न। अच्छा बेटा, ये एक दमदार सवाल आया, करने लायक मजेदार, पर हम इसको कैसे करेंगे, तो हम तो अपना कोड लगाएंगे। देखो Zn से हमको मतलब ये H+H2O को भूल जाया करो, आप केवल इसको इसको ध्यान दिया करो। जो आयंस आपको दिए हैं Zn से आप क्या बना रहे हो, एक तो आप Zn से Zn+2 बना रहे हो, और नाइट्रेट से आप लोग अमोनियम आयन बना रहे हो। चलो वेरी गुड, इतना है आपके पास, आपको बैलेंस करना है। तो Zn से Zn+2 गया, मतलब मैं समझ पा रहा हूं यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, और गैप कितने का आ रहा है, 2 का। नाइट्रेट का अगर लाओगे तो ये बच्चे +5 आएगा, और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो इसका x मान लो +4 = 1, तो -3 आएगा। कितना आएगा, -3। मतलब मैं यहां से एक बात तो समझ कर गया कि +5 से -3 ये हो रहा है रिडक्शन प्रोसेस, और गैप आ रहा है 8 का। +5 से -3 गैप कितना, 8 का। मैंने आपको हमेशा से ही सिखाया है क्या, कि जो रिडक्शन का गैप आया है वो ऑक्सीडेशन वालों के सामने लिख देना, जो ऑक्सीडेशन का गैप आया है वो रिडक्शन वालों के सामने लिख देना। इतना करना, जब आप इतना कर लेंगे तब आप देखेंगे कि ये सारे नंबर ना 2 के टेबल में आ रहे हैं। किसके टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं। जब ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो अगर मुझे इसको बैलेंस ही करना है, तो क्या मैं इसको 4 टाइम्स Zn प्लस ऑफ वो सिंगल टाइम्स NO3, सबको 2 से डिवाइड कर दिया ना, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स Zn+2। कारण क्या था 2 से डिवाइड करने का, क्योंकि आप देख पा रहे हैं Zn के सामने क्या लगा है, a, और a की वैल्यू 8 दी हुई नहीं थी।
ए की वैल्यू 8 नहीं दी थी, 4 तो दी थी। 4 क्यों दिया था? क्योंकि ये ना सबको 2 इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो सेम नंबर से डिवाइड करके आपसे डिमांड किया था। सवाल बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये सब मिल गया, ठीक। अब करना क्या था? ऑक्सीजन काउंट करना था। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है बच्चों? 3 है। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या करोगे? 3H2O ऐड कर दोगे। जैसे ही H2O ऐड किए उसका डबल करके, उसी का डबल करके क्या करना रहता है? उतना H प्लस आपको दूसरे साइड में ऐड करना रहता है। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास? यहां पर 6H प्लस मिलेगा। एक मिनट, 3 था यहाँ, तो 3H2O। अच्छा, यहां ध्यान से देखो तो 4 और 6, 10H प्लस है। कितने H प्लस है भैया? 10 है। तो थोड़ा सा इस सवाल में और ध्यान से देखने वाली चीज थी कि यहाँ पर राइट साइड में यहाँ 6 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन है। दैट्स वाई इधर भी आप लोग कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे? 10H प्लस। अब चलिए अब मैच करेंगे। Zn के सामने लगा था A, तो भैया आप इतना समझ गए कि A की वैल्यू हमें यहाँ सीधे सीधे दिख रही है 4। नाइट्रेट के सामने लगा था B, तो भैया नाइट्रेट के सामने जब B लगा है तो वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। H प्लस के सामने लगा है C, H प्लस के सामने लगा है C, मतलब C की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। क्या अभी तक काम बना क्या? एक तो ये दोनों तो पहले कैंसिल हो चुके थे, तो आप समझ गए कि A का वैल्यू 4 आना था, B का वैल्यू 1 आना था, मतलब हो गया आंसर। बाकी आगे भी चेक कर लो। D की वैल्यू देखनी थी, तो D की वैल्यू, ये सॉरी ये C था। D की वैल्यू आप लोग को, D किसके लिए? अमोनियम आयन। कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। आया भी है D की वैल्यू 1 लास्ट ऑप्शन में। E है H2O, H2O की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। आया भी है ना, तो E की वैल्यू 3 आई भी है। और साथ ही साथ में F Zn प्लस, वो भी कितना आया है? देखो दोनों साइड 4 4 आया है ना, तो पूरा का पूरा मैच किया। तो आपके पास ट्रिक यही रहेगा, ऑक्सीडेशन के गैप को रिडक्शन में मल्टीप्लाई कराना, रिडक्शन के गैप को ऑक्सीडेशन में मल्टीप्लाई कराना, सिंपली सॉल्व करना। 110% सवाल आपसे बनेंगे। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अपने आप में एक अपचायक की तरह व्यवहार नहीं कर रहा? भैया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो सेल्फ रिड्यूस होते हैं। मतलब अपचायक वो हैं जो स्वयं ऑक्सीकृत हो। स्वयं ऑक्सीकृत हो, इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो भैया आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर सबका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ला लीजिए ना। कार्बन का कितना आएगा इस बार? +4 आएगा। इसमें क्लोरीन पे भी क्या आया? +4। सल्फर पे भी क्या आया? +4। नाइट्रोजन पे भी क्या आया? +4। आप सबको एक बात पता है कि सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी +6 तक जा सकती है। मतलब ये +4 से +6 हो सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है खुद को, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नाइट्रोजन +5 तक जा सकता है, +4 से +5 ऑक्सीडाइज कर सकता है खुद को, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लोरीन भी +4 से +7 तक जा सकता है, मतलब स्वयं को ऑक्सीकृत कर सकता है, अपचायक होगा। ठीक है। कार्बन की पास पोटेंशियली +4 की है, वो +4 के आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब स्वयं को ऑक्सीकृत, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इसका मतलब कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। हमसे पूछा था कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन सा ऑक्साइड है? कार्बन है। ऑक्सीडेशन स्टेट लाया, उसके एप्लीकेशन से आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है। फिर ये वाला सवाल, अब इस सवाल में बच्चों मैं चाहूंगा ना, इसको आप लोग बनाना चाहिए। चलो देखो, वैसे Cr2O7 -2 से हम बना रहे हैं Ni। ठीक, ये कितने मोल क्या दिया है आपने को उससे मतलब नहीं। अच्छा नहीं नहीं, सवाल थोड़ा अलग है। ये सवाल क्या बोलता है? विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन निम्न में से अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है? भैया अपचायक की तरह तो वो व्यवहार करेगा जो स्वयं ऑक्सीकृत होगा। रिड्यूसिंग एजेंट तो वो होगा जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और सेल्फ ऑक्सीडाइज मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो भैया ध्यान देंगे, आप एक चीज समझिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लाएंगे आप +3 पाएंगे, 12 नहीं +6 पाएंगे। और यहाँ क्रोमियम का भी कितना आ रहा है? यहाँ +3 आ रहा है। तो मैं एक बात समझ रहा हूँ, +6 से +3 जाने का मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। क्रोमियम। निकिल देखिए, निकिल 0 से लेकर कहां जा रहा है? +2, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब यही हमारा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पूछने पे।
लास्ट पूछ दिया है, क्या पूछा गया है भाई? पूछा है हमसे H4IO6 माइनस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर लाना है। अरे आराम से आ जाएगा ना। क्या लो, हाइड्रोजन का +1 ले लो, कितने हाइड्रोजन 4 प्लस आयोडीन का X प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू जो चार्ज दिया है। सॉल्व किया, +4 प्लस एक्स -12 इक्वल टू -1। सिंपली सॉल्व कीजिए तो ये देखिए, ये हो गया x +4 -12 कितना हो गया -8 इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू हो गया -1 + 8। x की वैल्यू कितनी आ गई +7। और वैसे भी आयोडीन का आना भी कितना चाहिए +7 चाहिए। तो आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपली आप इसको डील कर सकते थे। अच्छा यहीं तक था। तो चलिए बच्चों, हमने ऑक्सीडेशन नंबर या रिडॉक्स से रिलेटेड पूरे अब तक के इतिहास में नीट में जितने भी सवाल पूछे गए थे सबको हमने कवर किया। ये सेशन आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा, जो मैंने एक लाइन में सॉल्व करना अभी जाना समझा, उसको आप लोग एग्जाम में वैसे ही यूज करेंगे ना। कितना भी टफ से टफ प्रॉब्लम आ जाए आप उसको इजिली डील कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि रिडॉक्स के क्वेश्चन 2015 के बाद से कंटिन्यू पूछे गए हैं, बस 17 बस में नहीं पूछा है। तो आप समझ लीजिए कि इस साल भी उसका चांस बन जाएगा, और बन जाएगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको छोड़ना नहीं है भाई। एक एक सवाल, एक एक बूंद बूंद भरोगे ना, घड़ा भर जाएगा एक दिन। पूरे में पूरे 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। लोग करते हैं, हम भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नए इन्फॉर्मेशन नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुद का खूब ख्याल रखो, अच्छी पढ़ाई करो। जय हिंद।